भारत का संविधान, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक मोटी सी कानूनी किताब की तस्वीर आती है ना? लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो 200 साल लंबे एक सफर का नतीजा है। एक ऐसी कहानी जो एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी के कायदे कानून से शुरू हुई और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद बन गई। तो चलिए आज इस शानदार सफर को करीब से देखते हैं। मतलब सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज को बनने में 200 साल कैसे लग सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे संविधान की जड़ें 1947 में नहीं, बल्कि उससे करीब करीब 200 साल पहले जमनी शुरू हो गई थीं। और उस वक्त भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का नहीं, बल्कि एक कंपनी का राज था। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी स्वतंत्रता सेनानी से नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी से होती है। सोचिए, एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी वो इतनी ताकतवर हो गई कि ब्रिटिश संसद को भी लगा कि भाई अब इसे कंट्रोल करना जरूरी है। और बस यहीं से भारत के संवैधानिक विकास का, मतलब हमारे संविधान बनने की कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। तो देखिए, कंपनी के दौर में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे काबू में रखने के लिए एक के बाद एक कई कानून बनाए। सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहली कोशिश थी कंपनी के कामों पर लगाम कसने की। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट्स। इन सब ने मिलकर धीरे धीरे ही सही भारत में शासन का पूरा ढांचा ही बदल दिया। अब ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। ये दिखाता है कि कैसे पावर एक जगह इकट्ठा हो रही थी। 1773 में जो पद बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, वो 1833 तक आते आते भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, नहीं, ये असल में पूरे भारत को एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक ही सत्ता के नीचे लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। फिर आया साल 1857, एक ऐसी क्रांति जिसने इतिहास का पन्ना ही पलट दिया। इस महाविद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को जड़ से उखाड़ फेंका और अब भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में आ गया। यह भारतीय शासन के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। तो 1858 में एक नया कानून आया जिसका नाम था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के बेहतर शासन के लिए एक एक्ट। इस कानून ने ऑफिशियली कंपनी राज को खत्म किया और भारत को सीधे सीधे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना दिया। और इस पावर शिफ्ट का एक और सिंबल था पद का नाम बदलना। जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वो वायसरॉय कहलाने लगा। वायसरॉय का सीधा सा मतलब है राजा या रानी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उनका सीधा प्रतिनिधि। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय बने। तो कंपनी और फिर क्राउन के दशकों के राज के बाद पहली बार एक छोटी सी ही सही पर एक शुरुआत हुई। भारतीयों को अपने ही देश के कानून बनाने के प्रोसेस में शामिल किया जाने लगा। इस सेल्फ रूल की तरफ एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम था। यह हुआ 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए। ये एक्ट इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली। उस वक्त के वायसरॉय कैनिंग ने 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। फिर आए 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और इन्होंने एक ऐसी चीज शुरू की जिसका असर भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा और दुखद भी पड़ा। यह था कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन। इसका मतलब था कि मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चुन सकते थे। इसने एक तरह से भविष्य में बंटवारे की राजनीति की नींव डाल दी और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। इसके बाद 1919 के एक्ट ने एक और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम शुरू किया जिसे कहते हैं डायरकी या द्वैत शासन। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि सरकार को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। सारे जरूरी डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस, फाइनेंस, वो गवर्नर ने अपने पास रखे और जो कम जरूरी समझे गए जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। और अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, भारत के अपने संविधान का निर्माण। अब वो वक्त आ गया था जब छोटे मोटे कानूनी सुधारों का ये लंबा सफर एक संविधान सभा के बनने और एक नए देश के जन्म लेने की कहानी में बदलने वाला था। ये नंबर देखकर थोड़ी हैरानी होती है ना, 70%। जी हां, हमारे आज के संविधान का करीब 70% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ये एक्ट इतना डिटेल्ड था कि इसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कहना गलत नहीं होगा। तो फाइनल प्रोसेस कुछ इस तरह चला।
सबसे पहले 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनी। फिर इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और आखिर में 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपना लिया गया। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी ये संविधान बनाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें हम सब भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। उनके साथ इन 6 और महान लोगों ने मिलकर संविधान को उसका आखिरी रूप दिया। तो कहानी तो हमने समझ ली, पर चलिए अब कुछ ऐसे मजेदार अनसुने फैक्ट्स जानते हैं जो इस ग्रेट डॉक्यूमेंट की कहानी को और भी यादगार बना देते हैं। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना वक्त लगा था हमारी संविधान सभा को भारत का संविधान तैयार करने में। सोचिए कितनी मेहनत, कितनी बहसें, कितना समर्पण लगा होगा इस काम में। एक ब्रिटिश एक्सपर्ट थे, सर आइवर जेनिंग्स। उन्होंने हमारे संविधान को इसकी भाषा और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वकीलों का स्वर्ग कहा था। मतलब इतना डिटेल्ड और कानूनी है कि वकीलों के लिए तो जन्नत है। और ये फैक्ट तो कमाल का है। क्या किसी को पता है कि हमारे संविधान के ओरिजिनल कॉपी प्रिंटेड नहीं है? उससे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के कैलीग्राफर ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा था। और जानते हैं, उन्होंने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया। उनकी बस एक शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम हो और आखिरी पन्ने पर उनके दादाजी का नाम। अच्छा, कुछ और मजेदार बातें। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियल मुहर पर हाथी बना था। महात्मा गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी असेंबली के मेंबर नहीं थे। संविधान का जो पहला रफ ड्राफ्ट था वो एडवाइजर B.N. राव ने तैयार किया था और हमारी असेंबली में 15 महिला सदस्य भी थीं। कमाल है ना? और आज वो हाथ से लिखी हुई ओरिजिनल कॉपीज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में एक खास हीलियम गैस से भरे केस में रखी हुई हैं, ताकि हमारी ये अनमोल धरोहर हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहे। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या हमारा संविधान सिर्फ एक कानून की किताब है, या फिर ये गुलामी से आज़ादी तक, बिखराव से एकता तक और एक कंपनी के राज से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने तक हमारे देश के 200 साल लंबे सफर का एक जीता जागता सबूत है? सोचिएगा जरूर।